हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों 11th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका लेक्चर नंबर 1 आपका ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाकर के देख लेना। और आज ये है आपका लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस और कुछ स्पेशल टाइप्स के फंक्शंस के ग्राफ्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों आपको मालूम है कि ये जो फंक्शंस है, ये फंक्शन अभी इसके बाद आपको जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वहां पर भी आप देख रहे हो कि फंक्शन इन्वॉल्व है। उसके अलावा आगे पर न जाने ऐसे कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं जहां पर फंक्शंस का यूज होगा। आपको मालूम है कैलकुलस का जो टॉपिक आप पढ़ते हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, वहां पर भी हम फंक्शंस का यूज करते हैं। उसके अलावा क्लास 12th में तो फंक्शन ही फंक्शन है भाई, समझ रहे हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर ये होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाइए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। रेडी है सारे बच्चे? स्टार्ट करते हैं। चैप्टर प्रोग्रेस पर नजर मार लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए, जो लेक्चर नंबर 1 आया था। तो वो अगर नहीं देखा तो जरूर से देखना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है ना, कोई 2 सेट आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद मैंने 3 सेट्स का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों हमने यहां पर आपका डिस्कस किया था। फिर इसके बाद हमने वहां पर डिस्क्राइब किया आपका रिलेशंस के बारे में, कि भाई कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है 2 सेट्स का, उसके जितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे वो सभी सबसेट्स एक रिलेशन होते हैं। इसके बारे में हमने आपका रिलेशन वाले में आपका पढ़ा। चलिए देन बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले फंक्शंस और सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। तो ये आज की क्लास का टॉपिक है। तो आई होप आप लोग को बढ़िया तरीके से इसको पूरे लेक्चर को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन को अगर मैं बात करूं, देखिए मैथमेटिकल सेंस में तो आप सीखोगे ही सीखोगे। प्रैक्टिकल वे में अगर मैं बात करूं तो फंक्शन एक मशीन के जैसा है। मशीन तो जानते हो ना, 3 इडियट्स में एक मशीन की डेफिनेशन बताई गई थी। क्या मशीन की डेफिनेशन बताई गई थी? जो इंसान के काम को आसान करे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो बिल्कुल वही अगर मैं बात करूं तो फंक्शन एक्चुअल में एक मशीन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक मशीन है, फंक्शन मशीन है। इसमें आप ये स्फीयर इंटर कर रहे हो, ठीक है। आपने इस मशीन में कुछ स्फीयर्स डाले ऐसे करके, ठीक है। और जब आपने इस मशीन में स्फीयर्स डाले तो इस मशीन ने अंदर पे प्रोसेसिंग करी और उन स्फीयर्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया स्क्वायर्स में और क्यूब में, और इस तरीके से आपको क्यूब्स आउटपुट में मिलने लग गए। तो बच्चों एक्चुअल में अगर हम बात करें तो फंक्शंस एक मशीन ही है, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क जो उसको डिफाइन किया जाता है वो उसको करती है। एक तुम्हारे लिए मैं खुद भी एक जुगाड़ से मशीन बना करके लाया हूं, ठीक है। ये है हमारी जुगाड़ वाली मशीन, ठीक है ना। ये हमारी एक स्पेशल बड़ा ही महंगी जुगाड़ वाली मशीन है, ये आप लोग के लिए मैं लेकर के आया हूं। अब इस मशीन कैसे काम करती है वाली मशीन, जो बहुत ही है ना, बस इसी से अपन समझ रहे एक कंपनी खोलेंगे, ठीक है। इस मशीन को अपन बना के बेचेंगे। चलो तो बच्चों आज ये जो मेरी मशीन है बहुत ही स्पेशल काम कर रही है। ये क्या है बच्चों? ये प्लास्टिक कचरा, ठीक है। कचरा होता है ना, बस यही तो बीन रहा था आज मैं बैठ करके। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, अपनी इस मशीन के अंदर ना इन प्लास्टिक्स को ऐसे डाल रहा हूँ, ठीक है। ये मशीन मेरी बड़ी स्पेशल मशीन है। इसमें जब मैं प्लास्टिक को एंटर करता हूँ ना, ये सारा जो भी कचरा इधर उधर मिल रहा था सब मैंने इकट्ठा कर लिया, और इस मशीन में मैंने क्या कर लिया बच्चों, ध्यान समझिएगा, इन प्लास्टिक को एंटर कर लिया। अब मेरी मशीन को मैं बंद कर दूंगा ऐसे, ठीक है। इस मशीन को मैं आपका ऐसे करके बढ़िया तरीके से बंद कर दूंगा, ठीक है। अब इस मशीन में होगी प्रोसेसिंग, और मशीन में प्रोसेसिंग होती है, और अरे क्या यहां से बच्चों बन करके प्लास्टिक से ये आपकी स्पून्स बन करके आ गई। तो क्या हुआ, मैंने इसमें प्लास्टिक्स एंटर करवाए थे और इस मशीन ने क्या किया, ये स्पून्स मुझको बना करके दे दिया, ठीक है। देख पा रहे हो स्पून्स आप ये, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया यहां पर, ठीक है, इस मशीन ने जब मैंने इसमें प्लास्टिक्स एंटर करवाया, ठीक है, तो प्लास्टिक्स एंटर करवाने के बाद इस मशीन को डिफाइन किया गया था कि आप एक बढ़िया सी सुंदर सी स्पून बनाओगे। तो इस मशीन ने क्या किया, फटाक से स्पून बना दी, ठीक है। तो ये जो प्लास्टिक्स मैंने इसमें एंटर करी है, ये प्लास्टिक क्या है, इनपुट्स हैं, और जो इस मशीन ने आउटपुट में हमको दिया, जो स्पून्स आपकी ये फाइबर स्पून आप लोग देख पा रहे हैं, है ना, बढ़िया प्लास्टिक की स्पून बना दी। क्या चाहिए, मशीन ने कितना अच्छा काम किया। तो हुआ क्या,
इसने आउटपुट में हमको स्पून्स दे दी। तो ये जो प्लास्टिक एंटर करी इसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ डोमेन, ठीक है। यानी कि मशीन का अगर डोमेन बोलेंगे तो मशीन के डोमेन का मतलब क्या, वो चीजें जो मशीन में इंटर करवाई जा सकती हैं। तो जो भी प्लास्टिक्स हो गई ये सब मशीन की डोमेन हो गए, ठीक है। लेकिन मशीन की रेंज की अगर मैं बात करूं तो मशीन आउटपुट में ऐसा थोड़ी है कि आपको एरोप्लेन दे रही है। मशीन के आउटपुट में एरोप्लेन दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। मशीन के आउटपुट में आपको फल फ्रूट ये सब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। मशीन आपको आउटपुट में क्या दे पा रहा है? स्पून, फाइबर की प्लास्टिक की स्पून दे पा रहा है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे मशीन की रेंज हो गई जो वो हमें आउटपुट में प्रोवाइड कर पा रही है, ठीक है बच्चों। तो यही कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं आपका आज फंक्शन में, कि फंक्शन क्या होता है, उसको डिफाइन क्या किया गया, वो आउटपुट में क्या दे रहा है, तो उसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी देखेंगे कि फंक्शन और रिलेशन एक दूसरे से कैसे आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। क्या रिलेशन और फंक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं या इनमें कुछ कॉमन थिंग्स हैं, उन चीजों पर भी हम बात करने वाले हैं। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन को समझते हैं। अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी is said to be a function if each and every element of a set A has unique image, one and only one image in set B। मतलब बात यह है कि यहां पर कहानी सिर्फ इतनी है कि फंक्शन भी आपका एक टाइप का एक रिलेशन होता है, ठीक है। बस इसमें कहानी यह शुरू होती है कि डोमेन के हर एक मेंबर की, है ना, यानी कि अगर हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, नोट करिएगा इसको इस तरीके से बच्चों, हम समझेंगे कि फॉर एग्जाम्पल एक सेट आपके पास ए है और एक सेट आपके पास बी है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि सेट ए के मेंबर्स है ए बी एंड सी और सेट बी में मेंबर्स है फॉर एग्जाम्पल 2 and 3, तो अगर मैं बात करूं तो फंक्शन भी एक तरीके से क्या है बच्चों, एक रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी पर बनाया गया है। और ये किस टाइप का रिलेशन है कि सेट ए के हर एक मेंबर की ओनली वन इमेज होगी सेट बी में। मतलब कि अगर मैंने ए की इमेज 2 बना दी है तो अब ए की कोई और इमेज नहीं मिल सकती, ठीक है। हाँ, बी की इमेज भी 2 हो सकती है और सी की इमेज सपोज करो 3 है, ठीक है। तो मतलब कि एक एलिमेंट डोमेन के, पहली बात तो जितने भी सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में, और वो जो इमेज होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। मतलब कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती, है ना। रिलेशन में तो हम बच्चों जानते हैं कि रिलेशन में एक एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज बन सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूं ये है आपका रवि और ये है आपका चिंटू, ठीक है। चलो, और यहां पर मान लो है आलिया, बहुत ही बढ़िया, और फिर यहां पर है कैटरीना, चलो, और फिर यहां पर ऐश्वर्या, ठीक है। तो रवि को आलिया भी पसंद है, रवि को कैटरीना भी पसंद है, रवि को ऐश्वर्या भी पसंद है। तो भाई ये क्या है, ये एक्चुअल में रिलेशन है ना। आपको तो मालूम है रिलेशन तो बहुत सारे लोगों के साथ हो सकते हैं, लेकिन फंक्शन सिर्फ एक ही साथ में होता है। मतलब कि शादी तो सिर्फ एक के साथ में होती है ना। मतलब आपकी दोस्ती, आपका क्रश तो कई सारे लोगों पर हो सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपकी जितनों से आपका क्रश था उन सभी के साथ आपकी शादी करवा दी जाए, तो जिंदगी कैसी होगी सोचो। तो क्या अच्छा फंक्शन हो पाएगा? बढ़िया फंक्शन नहीं बनेगा ना। जी हाँ, तो बिल्कुल वही बात है कि यहां पर ये सब रिलेशन बन सकते हैं, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज है। और दूसरी बात, यहां पर मान लो सेट ए है ये और सेट बी है। भाई चिंटू को तो आपने अकेला छोड़ दिया, चिंटू बेचारा जिंदगी में अकेला रह गया, इसकी आपने सेटिंग किसी से नहीं करवाई, तो गड़बड़ हो गया। तो भाई फंक्शन क्या है? फंक्शन आपसे बोलता है कि फंक्शन बहुत ही बढ़िया चीज है। वो ये बोलता है कि पहली बात, अगर सेट ए से बी पर फंक्शन बना रहे हैं तो हर एक एलिमेंट की इमेज होगी, वो भी यूनिक होगी। एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। ए अगर 2 से रिलेटेड है तो ए 3 से अब नहीं हो सकता। हाँ, ये बात अलग है कि बी को भी 2, बी भी 2 से रिलेटेड हो सकता है, और सी आपका 3 से रिलेटेड हो गया, या सी भी आपका 2 से रिलेटेड हो जाता। तो डोमेन के हर एक मेंबर की, सेट ए के हर एक एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। तो ऐसे रिलेशन को हम
फंक्शन बोलते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई, है ना। मशीन के सेंस में बात करूं तो एक मशीन है, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि मैंने मशीन की बात करी, इस मशीन में कभी मैंने प्लास्टिक डाली है तो कभी स्पून मिल रहा है, कभी गिलास मिल रहा है, कभी कुछ मिल रहा है। तो आप बोलोगे यार ये मशीन ना ठीक नहीं है, ये कभी गिलास देती है, कभी स्पून देती है, कभी कुछ भी नहीं देती है, तो मतलब कि मशीन ठीक नहीं है। तो मशीन और फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन का काम क्या है कि उसको जिस चीज के लिए डिफाइन किया जाएगा वो सिर्फ वही आउटपुट में प्रोवाइड करेगा, और जो उसके डोमेन है जिसके लिए वो आउटपुट दे रहा है तो वही डोमेन उसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को हम यहां पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर, बढ़िया, समझ में आया कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। हर एक फंक्शन आपका एक रिलेशन होता है, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशन है, एक फंक्शन नहीं है, लेकिन ये आपका एक फंक्शन है और रिलेशन भी है। तो एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। आई बात क्लियरली समझ में कि नहीं आई? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके अपना फीडबैक मुझे जरूर से देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि रिलेशन में भी मैंने यही बात डिस्कस की थी कि रिलेशन में डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। सेम बच्चों, अगर मैं फंक्शन में डोमेन, कोडोमेन, रेंज की बात करूं तो सपोज करो एक फंक्शन है जो हमने सेट ए से बी पर बनाया है। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट है DOMAIN और सेट बी के मेंबर्स हैं CODOMAIN। हमने क्या किया, डी को रिलेट कर दिया डी से, ओ को रिलेट कर दिया ओ से, एम को एम से रिलेट कर दिया, ए को ए से, आई को आई से, एन को एन से। ये आपका एक पूरा फंक्शन बन गया, हमने मैपिंग कर दी यहां पर। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए डोमेन क्या होगा, तो सबसे पहली बात, ये पूरा का पूरा सेट ए जो है, जहां से जहां पर फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो फ्रॉम सेट ए से फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, तो अगर सेट ए से फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो ए हमारे फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। पूरा का पूरा सेट ए हमारे पास फंक्शन का डोमेन है। उसके बाद फंक्शन कहां से कहां पर आपने बनाया है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ये जो पूरा का पूरा सेट बी है बच्चों, ये आपका कोडोमेन होगा। क्लियर है बच्चों, ये आपके पास क्या होगा, पूरा का पूरा सेट बी आपका कोडोमेन होगा। एंड अब बात करते हैं रेंज की, तो कोडोमेन के वो मेंबर्स, नोट करिएगा, कोडोमेन के वो मेंबर्स जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है। जैसे कि D इज द इमेज ऑफ D, O इज द इमेज ऑफ O, M इज द इमेज ऑफ M, A इज द इमेज ऑफ A। तो भाई DOMAIN ये है वो मेंबर्स कोडोमेन के जो कि डोमेन के मेंबर्स की इमेज है। तो इन मेंबर्स का जो सेट है बच्चों, ये हमारे पास रेंज कहलाएगी। यानी कि अगर मुझे इस सेट की रेंज फाइंड करनी है तो रेंज आएगी D, O, M, A, I, N। ठीक है बच्चों, तो DOMAIN। ठीक है बच्चों, यहां पर एक और दो बार रिपीट करके इसको छोड़ देते हैं, है ना। वैसे भी सेट में एक एलिमेंट रिपीट नहीं करता, तो ये वाले एलिमेंट को हम थोड़ा सा गायब कर देते हैं। कर दे गायब, चलो ऐसे कर देते गायब। ठीक है, तो ये वाले एलिमेंट को हमने गायब कर दिया, है ना। ओ को रिपीट नहीं करेंगे, ओ दो बार रिपीट थोड़ी होगा। चलिए, तो ये हमारे पास DOMAIN आपका क्या बन गया, ये हमारा रेंज बन गया। तो कोडोमेन के वो मेंबर्स जो डोमेन के किसी न किसी मेंबर्स की इमेज है, किसी न किसी मेंबर से रिलेटेड हैं, वो हमारी रेंज में आएंगे। और जो रिलेटेड ही नहीं है तो वो क्या रेंज में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरी मशीन क्या एरोप्लेन बनाएगी, तो आपने बोला नहीं भाई, रिलेटेड ही नहीं है, बना ही नहीं सकती, एरोप्लेन बनाने के लिए बहुत चीजें चाहिए, तो वो रेंज के बाहर हो गया। ठीक है, ओके, समझ में आ रही बात, क्लियर है, फंडा डन है, बहुत बढ़िया। आगे पर बच्चों बात करते हैं एवरी फंक्शन, जो कि नोट मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इसको नोट कर लीजिए। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। एवरी रिलेशन आपका फंक्शन नहीं होता है। चलो अब इसको हम बढ़िया तरीके से एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 वेंड एरो डायग्राम्स बने हुए हैं। इन एरो डायग्राम्स को देख करके बताना है कि कौन सा रिलेशन यहां पर फंक्शन होगा और कौन सा नहीं होगा। बहुत ध्यान से देखना है बच्चों, क्योंकि इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। जल्दी से देख करके बताइए, ये 4 रिलेशन बने आपके पास, क्या ये रिलेशन आपका फंक्शन है। पहले वाले पर बात करते हैं, फर्स्ट वाले पर फोकस करो
क्या ये आपका एक फंक्शन है? चेक करो, आपकी नजर गई, डोमेन के एलिमेंट है x1 x2, को डोमेन के मेंबर से y1, x1 की इमेज y1 है, x2 की इमेज y1 है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, बट एक एलिमेंट की दो अलग अलग इमेजेस नहीं हो सकती हैं फंक्शन में। तो इसका मतलब है कि ये आपका एक फंक्शन है। सेकेंड वाले में बच्चों बात करते हैं, x1 की टू डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, y1 एंड y2, दैट्स व्हाई दिस इज अ रिलेशन बट नॉट फंक्शन। इसमें बच्चों बात करते हैं थर्ड वाले पर, x1 की इमेज y1 है, x2 की y1 है, x3 की y4 है, x4 की y3, बिल्कुल सही है। डोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है कोडोमेन में, इसलिए ये आपके पास बच्चों क्या है, एक फंक्शन है। इसमें अगर हम बात करते हैं, x1 की y1 है, x2 की y1 है, x3 की y4, x4 की y2, यहां तक तो कहानी बिल्कुल सही है कि डोमेन के मेंबर्स की यूनिक इमेज है, लेकिन क्या हर एक एलिमेंट की इमेज आपको मिल रही है? आपकी नजर गई x5 बेचारा अकेला रह गया है, तो डोमेन का एक भी मेंबर अगर अकेला रह गया तो भी फंक्शन नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो? तब भी फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि x5 वो फूफा जी हैं, अगर जिनको आपने शादी में नहीं बुलाया तो क्या शादी अच्छे से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि फूफा नाराज हो गए तो शादी कहां से हो पाएगी, समझ रहे हो? तो इसलिए याद रखना कि हर एक मेंबर इंक्लूड होना चाहिए, है ना? फंक्शन में जितने भी आपके फैमिली के मेंबर्स हो सबको इन्वॉल्व करना। एक भी फैमिली मेंबर्स को अगर तुमने छोड़ दिया जिंदगी भर सुनाएगा बेटा, याद रखियो, ठीक है? हाँ, तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला भी फंक्शन नहीं हुआ। तो फर्स्ट इज अ फंक्शन, थर्ड इज अ फंक्शन, बट सेकेंड एंड फोर्थ आर नॉट फंक्शंस, ये आपके फंक्शंस नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ बच्चों, कुछ वेन डायग्राम्स के थ्रू हम और चीज देखते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन विच हैव आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स रेंज। अगर कोई फंक्शन की रेंज या तो रियल नंबर्स है या रियल नंबर्स का कोई सबसेट है, तो ऐसे फंक्शंस को हम आपका रियल वैल्यूड फंक्शंस बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? और याद रखिएगा, ऐसे फंक्शंस को हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। फर्दर, इफ इट्स डोमेन इज ऑल्सो आइदर आर और अ सबसेट ऑफ आर, इट इज कॉल्ड रियल फंक्शन, ठीक है? और अगर रियल वैल्यूड फंक्शन का जो डोमेन है, अगर वो रियल नंबर्स है या रियल नंबर्स का कोई सबसेट है, तो ऐसे फंक्शंस को भी हम आपका, ऐसे फंक्शन को रियल फंक्शंस के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रियल फंक्शन का मतलब क्या? कोई फंक्शन रियल फंक्शन तब होगा जब उस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, या तो आर है या इसका कोई सबसेट है या इसका कोई सबसेट है ना? इसको लिखने का बेस्ट तरीका ऐसे है कि इसका जो डोमेन है, मान लो एस, वो क्या है, रियल नंबर्स का कोई सबसेट है, ओके। और रियल वैल्यूड फंक्शन की मैं बात करूं तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होगा? रियल वैल्यूड फंक्शन जिसका कोडोमेन है ना, या फिर रेंज भी बोल सकते हो, है ना? कोडोमेन बोलो या फिर तुम उसमें रेंज बोल दो कि उस फंक्शन की जो रेंज है वो आपके पास रियल नंबर का कोई सबसेट है, उसकी रेंज रियल नंबर्स का कोई सबसेट है, ठीक है, या रियल नंबर्स के बराबर है, तो वो हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया। क्लियर है? ये छोटी सी डेफिनेशन थी, याद रखना। कई बार जब हम बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां पर लिखा होता है लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, तो जैसे ही रियल वैल्यूड फंक्शन लिखा तो समझ जाना है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो रेंज होगा वो या तो आर होगा या आर का कोई सबसेट होगा, मतलब कि रियल नंबर्स का कोई सबसेट है। या सिर्फ लिखा है लेट एफ बी अ रियल फंक्शन, तो समझ जाना है कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो या तो रियल नंबर्स के बराबर होगा या रियल नंबर्स का कोई सबसेट होगा। चलिए आगे पर बच्चों बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू 2x - 5। ये क्या है? एक मशीन है, नोट करना, एक सुंदर सी मशीन। एफ एक्स इक्वल टू 2x - 5, 2x - 5, ठीक है? और यहां से आउटपुट आएगा। चलो भाई, अब इस मशीन में तुमने 0 एंटर कराया। जैसे इस मशीन में तुम 0 एंटर कराओगे तो जो x है वो x क्या है? x क्या है? बेसिकली x इनपुट्स होते हैं। तो जब तुम 0 इनपुट करा रहे हो तो
तो 2 इंटू 0 माइनस 5 क्या मिलेगा, माइनस में 5, तो आउटपुट में क्या मिल गया तुमको, -5 मिल गया। फिर तुमने अगर इसमें 7 को इंटर करा दिया, तो जैसे ही 7 इंटर कराओगे तो 7 2 14 -5 मतलब कि 9 आउटपुट में आ जाएगा। तो मतलब कुल मिला के क्या हुआ, F0 F7 F-3 का मतलब ये है कि भाई fx इक्वल टू, एक सेकंड रुक जाना, हाँ जी, मतलब ये है कि fx इक्वल टू अगर 2x - 5 है, F0 फाइंड करना है तो x को 0 से रिप्लेस कर दो, तो जो हमको मिल जाएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, f(0) की वैल्यू यानी कि -5। इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज रख करके हम फंक्शंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन रीजन ये है कि ये जो 0, 7 और -3 हमेशा इनपुट्स वो होने चाहिए जो फंक्शंस के डोमेन में हो। तो ये जो रियल नंबर्स हैं ये आपके डोमेन के मेंबर्स हैं, क्योंकि fx इक्वल टू 2x - 5 एक्चुअल में इस फंक्शन को आगे पर हम पढ़ेंगे, ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर फंक्शंस के नाम से इसको हम जानते हैं। तो लीनियर फंक्शंस में जो मर्जी रियल नंबर डालोगे, आउटपुट में तुमको रियल नंबर ही मिलेगा। तो ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है आपका, क्लियर है। चलिए, तो जो मर्जी x रखोगे उसके रिस्पेक्ट में तुमको fx की वैल्यू मिलती चली जाएगी। आगे बात समझ में, आगे पर बात करते हैं। चलो, तो यहां पर एक वेन डायग्राम बना हुआ है, इस वेन डायग्राम को देखिए और आपको इस वेन डायग्राम को देख करके बताना है क्या ये फंक्शन है। जल्दी से छोटा सा टेस्ट, इज दिस इज अ फंक्शन, क्या ये फंक्शन है? नो, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक रिलेशन है। बिकॉज 3 की कोई भी इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन आपका, ये मतलब कि एक फंक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका रिलेशन डिफाइन कर रहा है। चलो, अब इसमें बताइए क्या ये आपका एक फंक्शन है? और फंक्शन के बाद डोमेन, कोडोमेन और रेंज, तीनों चीजें आपको बतानी है। तो जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं कि 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 3 है। यस, डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही है, इसका मतलब है कि फंक्शन है। अब डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन पूरा का पूरा सेट ए हो गया। कोडोमेन की बात करेंगे तो पूरा का पूरा सेट बी आपका कोडोमेन हो गया। और रेंज की बात करेंगे तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2 और 3 दो ऐसे एलिमेंट है कोडोमेन के जो डोमेन के एलिमेंट की इमेजेस हैं। बाकी 1 किसी की इमेज नहीं है, 4 किसी की इमेज नहीं है। तो 1 and 4 आर नॉट इन द रेंज। तो रेंज में कौन कौन से मेंबर आ गए? रेंज में सिर्फ और सिर्फ आपके आएगा 2 और 3। तो इस तरीके से इस फंक्शन का डोमेन सेट ए है, कोडोमेन सेट बी है और रेंज इसका सेट ऐसा सेट जिसमें 2 एलिमेंट है 2 and 3। तो ये इसकी रेंज आ गई। क्लियर है बात समझ में? फंडा बहुत बढ़िया। आगे पर बात करते हैं। चलो, ये क्लियर हो गया। हाँ, नेक्स्ट है बच्चों, इसमें बताओ इसका डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। पहली बात फंक्शन है, यस ऑब्वियस है, ये आपका एक फंक्शन हो गया। इसका डोमेन हो गया सेट ए, कोडोमेन हो गया पूरा का पूरा सेट बी और रेंज की अगर हम बात करेंगे तो ये सिर्फ 3 एलिमेंट है जो डोमेन के किसी न किसी मेंबर्स की इमेज है, इसलिए ये हमारे पास रेंज के मेंबर्स हो गए। 4 की कोई भी प्री इमेज नहीं है या 4 किसी भी डोमेन के मेंबर की इमेज नहीं है, दैट्स व्हाई 4 इज नॉट इन द रेंज। तो हमारे फंक्शन की रेंज आ गई यहां पर 1, 2 and 3, ये हमारे फंक्शन की रेंज आ गई। क्लियर है? 1, 2 and 3 फंक्शन की रेंज होगी। आ गई बात समझ में? पक्का? चलो आगे पर बात करते हैं। हाँ जी, अब हम कुछ स्पेशल टाइप्स के फंक्शन और उनके ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? रेडी हो आप लोग? चलो, कुछ फंक्शन देखेंगे, उनके स्पेशल ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन आता है आपका। आइडेंटिटी फंक्शन अपने नाम से समझ में आ रहा है। आइडेंटिटी मतलब कि जो तुम हो तुम वही दिखाओ। ओके, आपसे पूछा जाएगा भाई तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तो तुम क्या बताओगे? जो एक्चुअल में तुम हो, ठीक है, तुम वो बताओगे ना कि भाई मेरा नाम अक्षय अग्रवाल है, मैं गुड़गांव में रहता हूं, मैं ऐसा ऐसा ऐसा। आप अपनी आइडेंटिटी, अपने बारे में अपना ही कुछ बताओगे, तो जो तुम हो वही बताओगे। तो आइडेंटिटी फंक्शन का काम क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, इसमें तुम जो एंटर करोगे तुम्हें आउटपुट में वही दे देगा। मतलब कि अगर मैं यहां से बोलूं, ध्यान से समझिएगा, देखो, मतलब कि इसमें अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि fx इक्वल टू x, ये एक फंक्शन है जिसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। और ये फंक्शन अगर मैं बात करूं तो रियल नंबर्स से रियल नंबर्स पर डिफाइन एक फंक्शन है, r से r पर डिफाइन एक फंक्शन है। अब उसमें
जो मर्जी एक्स तुम एंटर करोगे, अगर फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ 0 पूछा जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। एफ ऑफ 1 पूछा जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जो तुम बोलोगे वही इसमें एंटर करवाते जाएंगे। तो बच्चों अगर मैं ध्यान से देखूं, इनको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करें तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन का मेंबर हुआ, सेकंड जो आउटपुट में आया वो कोडोमेन का मेंबर हुआ। तो 0,0, फिर इसी तरीके से यहां पर बन गया आपके पास 1, में 1, और जो इंटर कराओगे वैसे ही ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं fx इक्वल टू एक्स इसके मेंबर्स को इकट्ठा करता हूं, इस रिलेशन के मेंबर्स को इकट्ठा करूं जो कि खुद में एक फंक्शन है, तो उसमें कैसे मेंबर्स आएंगे, 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, -1, ऐसे ही मेंबर्स आएंगे। तो एक्चुअल में ये जो फंक्शन है ये इस टाइप के मेंबर्स का कलेक्शन है। अब इन्हीं मेंबर्स को यानी कि 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 इनको अगर मैं कार्टेशियन प्लेन पर, अपने कार्टेशियन प्लेन पर, ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, सपोज करो ये कोई पॉइंट आपके पास 0 है ना, इन पर अगर इनको डिनोट करता हूं तो बेसिकली जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। लेट्स सपोज ये कोई पॉइंट आपके पास यहां पर 1 है और ये कोई पॉइंट आपके पास 1 है, तो ये जो पॉइंट आपके पास आया ये क्या आएगा, 1, में 1। इसी तरीके से मान लो पॉइंट -1 और यहाँ पर -1, तो ये जो पॉइंट मिल रहा है मान लो आपका -1, -1। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने से हमें ग्राफ मिला, ये है आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। ठीक है बच्चों, ये किसका ग्राफ है, आइडेंटिटी फंक्शन का। और अगर मैं आइडेंटिटी फंक्शन के डोमेन की बात करूं तो कोई भी रियल नंबर तुम इसमें एंटर करा सकते हो, तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, एवरी रियल नंबर्स। और अगर तुम देखोगे तो जो इंटर करा रहे हो वही मिल रहा है, यानी कि तुमने जो मर्जी रियल नंबर एंटर कराया वही आउटपुट में मिला, तो रेंज में सभी रियल नंबर्स आएंगे। तो कोडोमेन तो अपने आप आपको मालूम है कि इसका कोडोमेन रियल नंबर्स ही है, लेकिन रेंज की अगर मैं बात करूं तो इस फंक्शन की रेंज भी आर होगी। तो आर 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 क्लियर है। तो आइडेंटिटी फंक्शन के लिए याद रखिएगा आर आर आर, यानी कि ट्रिपल आर। ओके, ट्रिपल आर मूवी देखी ना सबने, बढ़िया। तो ट्रिपल आर नथिंग बट इट्स अ आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, चलो आगे बात समझ में, डोमेन भी आर, कोडोमेन भी आर और रेंज भी आर, आर फॉर रियल नंबर्स। चलिए अगला जो फंक्शन है हमारे पास वो है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल चेंज ना हो। कांस्टेंट का मतलब क्या, जो बिल्कुल चेंज ना हो, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे कोई फैमिली में दूर की बुआ आई जो काफी साल पहले तुम्हारे पास आई थी, वो तुमसे बोल रही है यार चिंटू तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। तो चिंटू बड़ा खुश हो गया कि यार बुआ जी ने तारीफ कर दी कि चिंटू बिल्कुल नहीं बदल रहा है, लेकिन एक्चुअल में बुआ जी ने ना चिंटू की बुराई कर दी। सोचो आज से 5 साल पहले तुम जैसे थे और आज से 5 साल बाद तुम बिल्कुल वैसे ही रहो, ये तारीफ है कि बुराई है ना। क्योंकि चेंज होना लॉ ऑफ नेचर है। अगर आप चेंज नहीं हो रहे हो और अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल नहीं रहे हो तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो एक मोटिवेशन और एक सीख मिल जाती है, ठीक है, कि हमें कांस्टेंट नहीं रहना है लाइफ में, कांस्टेंट फंक्शन के जैसे हमेशा अपने आप को अपडेट रखना है, चेंज करते रहना है। जो जो कमियां हैं उनको दूर करो और बेटर वर्जन बनोगे, उन कमियों को भी दूर करो और बेटर वर्जन, हमेशा अपना बेटर वर्जन बनते जाना है। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल fx इक्वल टू मैंने लिख दिया 2, एक फंक्शन है आपका r2r, नोट करिएगा r2r एक फंक्शन है। अब इसमें जो मर्जी तुम रियल नंबर एंटर कराओगे आउटपुट में हमेशा 2 मिलेगा। जो मर्जी 0 एंटर कराओगे आउटपुट पे 2 आएगा, 1 कराओगे तब भी 2 आएगा, -1 तब भी 2। तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से, मतलब कि fx इक्वल टू 2। मान लो ये कोई पॉइंट आपके पास 0 है, ये कोई पॉइंट 1 है, तो ये कोई पॉइंट आपके पास 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये fx इक्वल टू 2। तो कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है बच्चों, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। तुम सभी ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं लाइक 0,2, 1,2, 2,2, 3,2, 4,2,
ऐसे जितने भी पॉइंट्स है तुम इनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करो, तो क्या आएंगे, सारे के सारे एक लाइन में आएंगे, ओके, और इनको ज्वाइन कर दोगे तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो भाई अब इसके डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात करते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या, कोई भी रियल नंबर्स तुम इसमें इंटर करवा सकते हो, क्लियर है। इसका कोडोमेन क्या है, लेकिन हमने जो फंक्शन बनाया है वो R टू R, तो कोडोमेन भी पूरा का पूरा R है। लेकिन रेंज की बात करेंगे तो रेंज इसका एक सिंगलटन सेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, वो है 2। तो ये हमारे पास डोमेन, कोडोमेन और रेंज हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन की निकल के आ गई। इसी तरीके से fx इक्वल टू 5, 7, 9 किसी का भी तुम ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट है बच्चों पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल्स हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। 9th क्लास में तुमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा, 10th में पढ़ा। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो उन्हीं पॉलिनोमियल्स को हम एक्चुअल में यहां पर फंक्शन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, यहां पर हम फंक्शन बुलाते हैं। तो भाई fx इक्वल टू अगर मैं लिखूं यहां पर a0 प्लस में a1 ऑफ x प्लस में a2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में a3 ऑफ एक्स क्यूब और प्लस में डॉट 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 an इंटू में x टू दी पावर n। तो ये एक्चुअल में क्या है बच्चों, ये हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब से इसको तुम पॉलिनोमियल नहीं बुलाओगे, इसको तुम पॉलिनोमियल फंक्शन बुलाओगे, क्लियर है। चलिए तो ये हमारे इस फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। और इस फंक्शन का अगर मैं बात करूं तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन आपका R टू R पर डिफाइंड होता है। याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन तो हमेशा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज अलग अलग पॉलिनोमियल फंक्शंस की अलग अलग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल fx इक्वल टू 2, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है जो कि अपने आप में एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है। यहां पर बस इतना क्या है कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 0 है। तो कांस्टेंट फंक्शन भी एक्चुअल में एक पॉलिनोमियल है। और इसकी रेंज क्या देखिए हमने, इसकी रेंज में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट 2 आया था। डोमेन पूरे के पूरे रियल नंबर्स थे। इसके बाद fx इक्वल टू मान लो मैंने लिख दिया x, जो कि एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। और आइडेंटिटी फंक्शन एक तरीके से ये भी आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है बच्चों। और इसकी रेंज की बात करेंगे तो इसकी रेंज में सभी रियल नंबर्स आते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस की रेंज डिपेंड करती है अलग अलग पॉलिनोमियल्स के टाइप पर, कि वो कांस्टेंट है, कि लीनियर है, कि वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कि वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अलग अलग पॉलिनोमियल्स पर डिपेंड करती है उस फंक्शंस की रेंज। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई? डन है बेटा। चलो आगे बात करते हैं। तो कुछ स्पेशल टाइप्स के पॉलिनोमियल में हम यहां पर जिसका ग्राफ डिस्कस करते हैं वो है आपका fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। ये एक तरीके से आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है, मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से एक तरीके से बना। तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अगर मैं ग्राफ पेपर पर प्लॉट करता हूं, ठीक है, तो इसके डोमेन में अगर हम ध्यान से देखें तो डोमेन ये फंक्शन भी आपका R टू R डिफाइंड है, ओके। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये भी आपका R टू R डिफाइंड है। अब इसमें तुम जो मर्जी रियल नंबर डालोगे ये उसका क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा। स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो मतलब कि आउटपुट में तुम्हें या तो 0 मिलेगा, 0 से बड़ा कोई भी नंबर मिल सकता है, क्लियर है। तो इस फंक्शन का डोमेन सभी रियल नंबर्स है और इसका कोडोमेन, देखना इसका जो डोमेन होता है बेटा ये सभी रियल नंबर्स होता है। और कोडोमेन की अगर मैं बात करूं तो कोडोमेन भी अगर R से R पर डिफाइन करो तो कोडोमेन भी R हो गया। और रेंज की अगर हम बात करेंगे तो इसका रेंज जो होगा वो आपका पॉजिटिव रियल नंबर्स हो जाएगा, क्लियर है। चलो इसको फटाफट से बना लो। हो गया बच्चों, चलिए तो डोमेन आ गया, कोडोमेन आ गया और रेंज आ गई, क्लियर है। यहां पर कोई डाउट? चलो अब इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो मर्जी तुम अगर यहां पर x इक्वल टू 0 एंटर करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। x इक्वल टू
1 एंटर करोगे तो 1 मिलेगा, x इक्वल टू 2 एंटर करने पर 4 मिलेगा, x इक्वल टू -1 एंटर करोगे तब भी 1 मिलेगा, x इक्वल टू -2 एंटर करोगे तब भी 4 मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से हमको मिलता है, और ये बेसिकली इस ग्राफ को हम आपका पैराबोला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? पैराबोला के नाम से जानते हैं। फटाफट से इस ग्राफ को आप लोग बना लीजिए। हो गया बच्चों, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शन का जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसका ग्राफ हमको इस तरीके से पैराबोला के जैसा मिल जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास 0,0 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कोई पॉइंट होगा आपके पास 1,1, इस तरीके से ग्राफ हमको ऐसे जब प्लॉट करते हैं हमको, तो ये ग्राफ सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ऐसा कुछ ग्राफ हमको मिल जाता है। ठीक है, हाँ, ग्राफ को अभी आप ना बहुत ज़्यादा सीरियस, मतलब ऐसा नहीं कि एक एक पॉइंट्स रख करके बनाना है, हमेशा इन ग्राफ्स का एक इमेज अपने माइंड में रखनी है, यानी कि इन ग्राफ की अपने माइंड में एक इमेज बनानी है, फंक्शन बनाना है। ठीक है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का नाम सुनते ही आपके माइंड में ये फोटो आ जानी चाहिए। क्या आ जानी चाहिए? ये फोटो आ जानी चाहिए तुरंत। ये ऐसा शेप बनेगा इस तरीके से। ठीक है, चलो अब अलग अलग टाइप से अगर मैं देखूं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनके कॉफिशिएंट चेंज कर दूं, जैसे कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये वाला है। ठीक है, इनके कॉफिशिएंट बदलते जाएंगे, 2x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, तो जैसे 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 इनके कॉफिशिएंट को हम बदल रहे हैं तो ये और भी ज्यादा आपके सिकुड़ते जा रहे हैं। यानी कि अगर आप ऑब्जर्व करिए तो fx इक्वल टू 5x स्क्वायर का ग्राफ आपको ये बना हुआ है। ठीक है, यानी कि क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई, तो जैसे 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 तुम बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये आपका और ज्यादा श्रिंक होता जा रहा है। क्लियर है? और जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2 एक्स स्क्वायर कर दो या 1/5 एक्स स्क्वायर कर दें, तो ऑटोमेटिक ये ग्राफ और ज्यादा आपका स्प्रेड होता चला जाएगा। और अगर इनके कॉफिशिएंट आपके नेगेटिव हैं, जैसे कि माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में 2x स्क्वायर, माइनस में 5x स्क्वायर, तो जो ग्राफ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव यानी कि वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनना था, वही ग्राफ अब आपका नीचे की ओर पर बनेगा, यानी कि -x स्क्वायर, -2x स्क्वायर, -5x स्क्वायर, पूरा का पूरा ग्राफ नीचे की ओर बन गया। ठीक है, तो अगर आप यहां पर डोमेन देखते हो तो याद रखिए, एक बहुत ही अच्छा टेक्निक बताने जा रहा हूं आपको, किसी भी फंक्शन के ग्राफ को देख करके उसकी रेंज समझने की। याद रखिएगा, डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है आपका शाहरुख खान, है ना? ऐसे ये जो है ये आपका डोमेन है। तो डोमेन देखना है तो एक्स एक्सिस को देखो कि क्या एक्स एक्सिस के सभी पॉइंट्स के लिए हमें एफ एक्स की वैल्यू मिल रही है, तो डोमेन आपका ये है। जब हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज में अमिताभ बच्चन नजर आने चाहिए आपको, यानी कि कितनी हाइट अचीव कर रहा है, कितनी हाइट अचीव कर रहा है, वो क्या है? आपकी रेंज है। तो फटाफट से अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करते हैं तो ये इसकी रेंज बन गई, और यहां से ये आपकी इसकी रेंज। तो इसकी रेंज में अगर आप देखो तो 0 से लेकर के ऊपर की ओर पॉजिटिव जा रहा है, तो 0 to इनफाइनाइट इसकी रेंज है। और इसकी रेंज अगर देखेंगे तो वाई एक्सिस की नीचे की डायरेक्शन में, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का पॉइंट ओरिजिन नीचे की डायरेक्शन में, तो 0 -इन्फिनिटी टू 0 ये इसकी रेंज है। ठीक है, तो नोट कर लेना, यहां पर रेंज जो नजर आ रही है वो है 0 to इन्फिनिटी, और यहां पर जो आ रही है वो -इन्फिनिटी टू 0। ये डिफरेंस आपका है। क्लियर है? आगे पर बात करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3, जिसको हम क्यूबिक फंक्शन के नाम से बुलाते हैं। किसके नाम से बुलाते हैं? क्यूबिक फंक्शन के नाम से। सिंपल सी बात है, यहां पर भी तुम x की अलग अलग वैल्यूज को इंटर कराओगे तो y की अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी। उन सभी वैल्यूज का यूज करके जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको ग्राफ मिलेगा, ऐसा कुछ ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ होता है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का। पक्का है ना? तो सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ ग्राफ। अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे जैसे तुम x की वैल्यू को इंक्रीज करते जाओगे, fx उसका क्यूब टाइम इंक्रीज करेगा, तो fx की वैल्यू बहुत तेजी से बदल रही है ना? आगे बढ़ो और तेजी से ग्राफ ऐसे चलता चला जाएगा और यहां पर जाता जाएगा। तो x की वैल्यू इंक्रीज और y की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है। x की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं तो और तेजी डिक्रीज हो रही है। तो अगर आप देखो
तो हाइट पूरे की पूरी ये वाई एक्सिस पूरा का पूरा हाइट अचीव कर रहा है। तो अगर मैं यहां पर इसकी डोमेन की बात करूंगा तो ये फंक्शन का डोमेन भी, अगर मैं इस फंक्शन को r से r पर डिफाइन कर रहा हूं तो डोमेन में सभी रियल नंबर्स आएंगे क्योंकि पॉलिनोमियल्स है, और इसकी रेंज में भी आपका सभी रियल नंबर्स आएंगे। तो fx इक्वल टू एक्स क्यूब का डोमेन r, रेंज भी उसकी r ही होगी। ठीक है, चलिए आई बात समझ में। ये है आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं रैशनल फंक्शन, यानी कि हिंदी में अगर इसको मैं बोलूं तो परिमेय फलन बुलाते हैं। ठीक है, रैशनल फंक्शन fx इक्वल टू 1/x, ये आपका एक रैशनल फंक्शन कहलाता है। मतलब कि कोई फंक्शन जो p बाई क्यू के फॉर्म का है, px अपॉन में qx के फॉर्म का, मीन्स कि कोई फंक्शन fx जो px अपॉन में qx के फॉर्म का है, जहां पर px एंड qx जो है आर पॉलिनोमियल्स, ये क्या हुआ आपके पॉलिनोमियल्स है। तो ऐसे फंक्शन आपके रैशनल फंक्शन यानी कि परिमेय फलन इनको बुलाया जाता है। एग्जाम्पल के फॉर्म पर रैशनल फंक्शन fx इक्वल टू 1/x। जब भी आपको मालूम है कि रैशनल फंक्शन तभी डिफाइंड होता है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो याद रखिए बच्चों, fx इक्वल टू 1/x में अगर ये डिनोमिनेटर x मेरा जीरो हुआ तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, यानी कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। इसलिए फंक्शन का डोमेन सभी रियल नंबर्स में से 0 को मैंने बाहर कर दिया, और उसके बाद r मतलब कि नॉन जीरो रियल नंबर्स टू r पर ये बनने वाला फंक्शन है। और अगर मैं इसके ग्राफ को प्लॉट करता हूं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हमको बन करके आता है। मतलब कि x की वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करते जाओगे तो fx बहुत छोटा होता जाएगा। x की वैल्यू को जैसे जैसे आप जीरो की ओर लेकर के आओगे fx प्लस इंफिनिटी, x की वैल्यू को डिक्रीज करते जाओगे तो fx टेंडिंग टू जीरो, x की वैल्यू को अगर आप जीरो के क्लोज लेकर के आओगे तो इट विल टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो बेसिकली बच्चों इसका ग्राफ इस तरीके से हमको मिलता है। ये हाइपरबोलिक ग्राफ है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, ये ग्राफ आपका हाइपरबोलिक होता है। ठीक है, जैसे कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका पैराबोलिक था, ये आपका हाइपरबोलिक, इसको हम हाइपरबोला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका बच्चों, fx इक्वल टू 1/x का। बेसिक माइंड में आपको चीजें रखनी है। ठीक है, ओके, ये रफ ग्राफ आपके माइंड में बिल्कुल रहना चाहिए इस तरीके से। अगर आपसे मान लो यहां पर पूछ लेता fx इक्वल टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ, तो ऐसी कंडीशन पे क्या होता, fx इक्वल टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ अगर हम बनाते तो ग्राफ कुछ कुछ हमको ऐसा, ठीक है, और फिर कुछ कुछ हमको ऐसा, ऐसा कुछ ग्राफ हमको fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमको मिलता 1/x स्क्वायर का। ठीक है, 1/x स्क्वायर का ग्राफ बच्चों कुछ कुछ हमको ऐसा मिलता है, क्योंकि अब एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो तुम जो मर्जी रियल नंबर रखोगे वो हमको पॉजिटिव में मिलेगा, लेकिन ग्राफ कुछ इस तरीके से बन करके आएगा fx इक्वल टू 1/x स्क्वायर। चलिए अगला जो फंक्शन है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन फंक्शन है जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको मैं एक अलग नाम देता हूं, जैसे कि महात्मा गांधी फंक्शन है। महात्मा गांधी जी क्या कह के गए, कोई अगर आपके गाल पर एक चांटा मारे तो दूसरा आगे कर देना। ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई अगर आकर के आपके अंदर निगेटिविटी देता है ना, निगेटिविटी, कोई आकर के आपसे उटपटांग का बोल रहा है, लेकिन आप उसको रिस्पॉन्स में पॉजिटिविटी दो, आप उसको रिस्पॉन्स में पॉजिटिविटी दो, तो क्या होगा, क्या होगा, ऑटोमेटिक झगड़े सुलझ जाएंगे। वही काम मॉडुलस फंक्शन करता है। इसके पास तुम जितनी निगेटिविटी लेके जाओगे तुमको ये पॉजिटिव कन्वर्ट करके वापस कर देगा, उतनी ही पॉजिटिव कन्वर्ट करके वापस कर देगा। ठीक है, मतलब कि तुम्हारे अंदर के बिल्कुल नेचर बदल देगा। निगेटिविटी के साथ जाओ, पॉजिटिविटी के साथ बाहर आओ, ये कहानी है मॉडुलस फंक्शन की। ठीक है, तो भाई जी यहां पर था हमारा मॉडुलस फंक्शन, बहुत बढ़िया। तो इसमें यह है कि अगर तुम पॉजिटिव हो ऑलरेडी, मतलब कि जीरो हो या जीरो से ज्यादा हो, पॉजिटिव हो, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज तुमको लौटा देगा। भाई तुम तो पॉजिटिव हो, तुम्हें किस बात की कमी है, तुम्हें कैसा मोटिवेशन चाहिए, कोई मोटिवेशन नहीं, जैसे गए थे वैसे लौटाए।
लेकिन अगर तुम निगेटिविटी के साथ अंदर जाओगे, मतलब कि अगर इनपुट लेस देन 0 है तो आउटपुट में तुमको माइनस ऑफ एक्स मिलेगा। सोचो, तुम पहले से निगेटिव थे, निगेटिव को तुमने माइनस निगेटिविटी दे करके इसको भी पॉजिटिव बना दिया, तो मॉडुलस फंक्शन क्या कर रहा है, निगेटिविटी को डिस्कार्ड कर रहा है, कैंसिल करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है। तो बेसिकली ये हमारे पास मॉडुलस फंक्शन निकल के आता है। fx इक्वल टू मॉड x के थ्रू डिनोट करते हैं, मतलब कि अगर f माइनस 2 पूछा जाएगा तो आंसर क्या आएगा 2, f2 पूछा जाएगा तो आंसर क्या आएगा 2, मतलब कि माइनस ऑफ 2 की वैल्यू भी क्या होगी 2 होगी, माइनस ऑफ 3 की वैल्यू भी क्या होगी 3 होगी, लेकिन मॉड ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास 2 होगी और मॉड ऑफ 3 की वैल्यू भी आपके पास 3 होगी। मतलब नेगेटिव एंटर करोगे तो पॉजिटिव दे देगा, मतलब किया क्या, आप थे निगेटिव, उसको निगेटिव दे दिया तो बन गए आप क्या, पॉजिटिव। यही मतलब हुआ, बस ये। इसके ग्राफ की अगर हम बात करें तो fx इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हमको कुछ इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है बच्चों, हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज मिलने वाली है। ठीक है, तो fx इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, -1 एंटर करोगे तब भी पॉजिटिव, +1 एंटर करोगे तब भी 1, -2 करोगे तब भी 2, +2 करोगे तब भी 2, -4 करोगे तब भी 4, +4 करोगे तब भी 4। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये ग्राफ हमको कुछ इस तरीके से निकल करके आ रहा है। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि fx इक्वल टू x, अगर x ग्रेटर देन इक्वल देन 0, तो 0 से बड़े और इक्वल रियल नंबर्स के लिए fx इक्वल टू x ग्राफ ये है। उसके बाद और माइनस ऑफ x जब x लेस देन इक्वल टू 0 है, तो अब जब लेस देन 0 हुआ तो माइनस ऑफ x, तो ऑटोमेटिक ग्राफ हमको इस तरीके से मिल रहा है इसका। ठीक है, चलिए आगे बात समझ में, आगे देखते हैं। अगला फंक्शन जो है बच्चों हमारे पास वो सिग्नम फंक्शन है। क्या है, इस फंक्शन का नाम है आपका सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन की कहानी क्या है भाई, सिग्नम फंक्शन आपसे ये बोलता है कि सिग्नम फंक्शन को हम साइन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, साइन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। सिग्नम से निकला है साइन। ठीक है, सिग्नम बोलो या साइन बोलो, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपसे बोल रहा है कि fx इक्वल टू, अगर x पॉजिटिव रियल नंबर्स है, नोट करिएगा, x अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तब तो आपको आउटपुट में 1 मिलेगा, x अगर इक्वल टू 0 है तो आउटपुट में 0 मिलेगा, x अगर आपका लेस देन 0 है तो आपको आउटपुट में -1 मिलेगा। मतलब कि यहां पर 1 0 -1 एक्चुअल में साइन बता रहे हैं। पॉजिटिव के लिए +1, 0 के लिए 0, नेगेटिव के लिए -1। ये है आपका सिग्नम फंक्शन। ठीक है बच्चों, और अगर मैं इसमें बात करूं तो पॉजिटिव रियल नंबर्स, 0 और नेगेटिव रियल नंबर्स सबके लिए डिफाइंड है। तो फंक्शन की डोमेन की अगर मैं बात करूं तो इस फंक्शन का डोमेन भी आपका सभी रियल नंबर्स है, लेकिन रेंज की बात करेंगे तो रेंज में क्या क्या है, -1 है, 0 और 1 है, बस इतना ही है। तो रेंज में -1, 0 और 1, सिर्फ 3 एलिमेंट हमारे फंक्शन की रेंज में है हमारे। क्लियर है, चलिए, तो ये फंक्शन है आपका सिग्नम फंक्शन, और इसके ग्राफ को प्लॉट करोगे तो कुछ डिफरेंट नजर आ रहा होगा। यहां पर गोला नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, गोला, यानी कि होल। होल ये क्या है आपका, ये होल है, HOLE वाला होल। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर अगर हम बात करें तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू तो 0 ही है, लेकिन 0 से बड़े नंबर्स के लिए 1 दे रहा है। तो मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 पर 1 डिफाइंड नहीं है, 0 से बड़े नंबर के लिए 1 डिफाइंड है। और ये बता रहा है कि 0 पर -1 नहीं है, 0 से छोटे नंबर्स के लिए आपका fx इक्वल टू -1, और ये आपके पास fx इक्वल टू 1, और ये आपके पास fx इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। 0 पर 0, 0 से बड़ा, जरा सा भी बड़ा ले लोगे 1 मिल जाएगा, जरा सा भी छोटा ले लोगे -1। चलिए, ये है ग्राफ आपका सिग्नम फंक्शन का। आई बात समझ में, पक्का कंफर्म क्लियर है। चलो, तो ये बेसिक कुछ ग्राफ्स थे। अब इसके बाद जो ग्राफ आता है वो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बच्चों हम ऐसे इस तरीके से डिनोट करते हैं, यानी कि क्लोज ब्रैकेट के अंदर x लिख करके। ठीक है, और ये फंक्शन जो है आपका r से r पर डिफाइंड एक फंक्शन है।
लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है कि मैं जमीन से जुड़ा आदमी हूं भाई, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कहानी कुछ ऐसी है कि अगर x आपका 0 या 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, आपने ऐसा x इसमें इंटर करवाया जो 0 है या 0 से बड़ा या 1 से छोटा है। अब ऐसे जो मर्जी नंबर इसमें इंटर कराओगे, आउटपुट में तुमको 0 ही मिलेगा। अगर तुमने x ग्रेटर देन इक्वल देन 1 कोई भी नंबर लेकर के आए, 2 से छोटा इंटर करा रहे हो, तो आउटपुट में हमेशा 1 मिलेगा। x अगर तुम ग्रेटर देन इक्वल देन 2 3 से छोटा लेकर के आ रहे हो, आउटपुट में हमेशा 2 मिलेगा। ऊपर पर आते हैं, लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल देन -1, आउटपुट में हमेशा -1 मिलेगा। लेस देन -1 ग्रेटर देन इक्वल देन -2, आउटपुट में हमेशा -2। तो बेसिकली अगर आप देखो तो इसलिए इस फंक्शन को हम फ्लोर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? फ्लोर फंक्शन। मान लो ये फ्लोर है और ये छत है, ठीक है, ये फ्लोर और ये रूफ, तो हमेशा फ्लोर मिल रहा है आपको 0 1 2 -1 -2। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, है ना। कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो वही कहानी है इनकी कि बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन दे कौन से रहा है? छोटा वाला इंटीजर। 0 से 1 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे? अगर देखा जाए तो 0 ही बस आएगा, बाकी 1 से छोटा ही रहेगा। आउटपुट में 0 मिल रहा है, मतलब कि जो छोटा वाला इंटीजर होता है वो आउटपुट में दे देता है, ठीक है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे पूछूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.25, तो बताइए इसके नियरेस्ट इंटीजर कौन कौन से हैं? एक तो 1 है, 1.25 का नियरेस्ट इंटीजर 1 है और 2 है। नाम ग्रेटेस्ट है लेकिन आउटपुट में ये हमको 1 देगा। आउटपुट में क्या देगा? 1 देगा, ठीक है। इसी तरीके से 0.9999 ये क्या है? अप्रोक्सीमेट 1 के बराबर है लेकिन 1 से छोटा है। तो भाई इसका नियरेस्ट इंटीजर पहले तो 0 और दूसरा 1, लेकिन आउटपुट में ये हमेशा आपको 0 ही देगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। क्लियर है? चलो, और इसके ग्राफ को अगर आप देखो तो ऐसे स्टेप वाले ग्राफ हमको यहां पर बन करके आते हैं। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, कि 0 और 1 से कम पर हमेशा 0 मिल रहा है, 1 पर 1 मिल रहा है, और 2 से छोटे पर हमेशा 1 मिल रहा है, 2 पर 2 मिल रहा है, और 3 से छोटे पर हमेशा 2 मिल रहा है, फिर 3 पर हमेशा 3 मिल रहा है, 4 से छोटे पर 3 मिल रहा है, लेकिन 4 पर 4 मिलेगा। तो इस टाइप का ग्राफ जो है ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता है, ठीक है। तो बच्चों आज हम इतना ही कवर कर पाएंगे, क्योंकि कई सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप बहुत बड़े बड़े लेक्चर बनाते हो। बेटा, बड़ा बड़ा चैप्टर तो बड़े बड़े लेक्चर भी आएंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम आपका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।